यस्य सर्वे समारभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए, उन्हीं ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। ऐसे ही गुणों से पूर्ण हमारे माननीय वक्ता जी हैं और इसी के साथ सभी के इंतजार को समाप्त करती हूँ। जो हमारे श्रोता आज हमारे वक्ता को सुनने के लिए लालायित हैं, मैं आग्रह करूंगी श्रीमान हितेश शंकर जी से, जो पांच जन्य के संपादक हैं, वेब मंच पर आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। अब हमने अनम्यूट करें भाई साहब, अनम्यूट करें, हितेश जी अनम्यूट करें। नमस्कार। सर्वप्रथम आयोजकों को साधुवाद कि ऐसे एक विद्वत मंडल के समक्ष अपने विचार साझा करने का मुझे अवसर दिया है। मैं पहले तो मनीष जी का से आग्रह करूंगा कि एक पीपीटी मैंने थोड़ा हड़बड़ी में बनाया है, यात्रा में था मैं, देर रात्रि लौटा हूं और जिस मशीन से मैं कनेक्ट हुआ हूं उसके माध्यम से उसे साझा करना कुछ तकनीकी कारणों से संभव नहीं था। मैंने दिया है तो स्क्रीन शेयर करेंगे तो आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा कर पाएंगे। कन्वर्जन का आज हमने विषय लिया है। कन्वर्जन, इसकी चुनौती कितनी बड़ी है। पहला, उस चुनौती के व्याप को हम नहीं समझते, तो विस्तार से उस व्याप को समझना, वो तंत्र कैसे काम करता है उस तंत्र को समझना, उसके जो उपकरण हैं उन उपकरणों को पहचानना और अंत में उसके समाधान की दिशा में कुछ काम हुए हैं और जो किए जा सकते हैं उनको समझना। हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुनीश जी जैसे ही पीपीटी साझा करते हैं हम अपना विषय प्रारंभ कर पाएंगे। और पुनः मैं कहूंगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश जी हैं, माननीय अजय जी हैं, कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और प्राचार्य, प्रधानाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस विषय की गंभीरता इस दृष्टि से भी है कि ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये कन्वर्जन के दौर में एक आखेट स्थल बन चुके हैं जहां पर शिकार किया जा रहा है। और शिकारी कौन है, शिकार कैसे किया जा रहा है, हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आग्रह पुनः करूंगा कि पीपीटी साझा करें माननीय मुनीश जी। स्क्रीन शेयर करें आप। विनोद जी की स्क्रीन पर पीपीटी दिखाई दे रहा है मगर अपने कैमरा पर नहीं करना, उसे स्क्रीन शेयर करना है जी। आप सभी को पीपीटी दिखाई दे रहा है क्या? जी जी, हम सभी को दिखाई दे रही है। अच्छा, मेरे सामने नहीं दिख रही है, क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे सामने नहीं दिख रही है, यदि दिख रही है तो हम प्रारंभ करते हैं इसे। आज का जो विषय है कन्वर्जन, चुनौतियां और समाधान, इस विषय की के दो संदर्भ बिंदु मुझे लगता है आज के विषय में हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में अभी जो धरपकड़ हुई कुछ समय पहले, दासना में यति नरसिम्हानंद पर जो हमले का प्रयास हुआ, दो कन्वर्टेड लोग थे और उन्होंने हमले का प्रयास किया, उन्हें पकड़ा गया। उसके बाद जो तार खुले तो उत्तर प्रदेश पुलिस को धर्मांतरण शब्द गलत है, कन्वर्जन की बार बार सूचनाएं मिल रही थी, परंतु ऐसा कोई अंदेशा, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं या कोई व्यवस्थित तंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। और अगर ये तंत्र है तो इसके तार कितने फैले हुए हैं। पुलिस ने जब इसमें थोड़ा सा जानकारी जुटानी शुरू की तो आगे चल के पता चला कि इस मामले में विदेशी फंडिंग भी होती है। और मैं उत्तर प्रदेश में जो मुख्य सचिव आदि सबसे मिला
और तब पता चला कि किस गंभीरता से पुलिस ने इस विषय को लिया। जैसे ही विदेशी फंडिंग का मामला आया, उत्तर प्रदेश एटीएस को इसमें साथ में जोड़ा गया धरपकड़ के लिए, और एटीएस ने जब नोएडा में दबिश दी तो 2 लोग आरोपी जो हैं इस मामले में, उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, ये पकड़े गए। पहले प्रारंभ में शक था कि रैकेट में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, अब ये संख्या बढ़ी है और 1000 से ज्यादा लोगों के कन्वर्जन की भी एक बात सामने आई है कि इन लोगों ने कराया है। और नोएडा के एक मूक बधिर स्कूल में ही 18 बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। यानी कि हमारे आसपास ये तंत्र काम करता है और कितने शातिर तरीके से काम करता है कि हम सबको पता नहीं चलता। तो ये हमें एक इसका पूर्व पीठिका हम कह सकते हैं ये है। और उसके बाद हम इस पर शेष चीजों पर अगर बात करें तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने का षड्यंत्र या गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने का षड्यंत्र मोहम्मद के समय से इस्लाम के अंत तक, ये एक उद्देश्य, हमें खतरा स्पष्ट ना हो परंतु उन्हें उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, ऐसा दिखाई देता है। उन्हें का अर्थ मेरा ये है कि जो कन्वर्जन को किसी भी रीति नीति से करने पर जो तंत्र काम कर रहा है, उन्हें से तात्पर्य उस तंत्र से है। इस तंत्र को समझेंगे तो पहली स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट के बाद आप मुझे जरा बता देंगे क्योंकि मेरी स्क्रीन पर ये दिख नहीं रहा जी। हाँ, यहाँ शब्द है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता को परिभाषित कौन करता है? पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में धर्म, उसकी परिभाषा रिलीजन से अलग है, वो अलग एक विषय है। दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारे लिए जो स्वतंत्रता है, शेष के लिए वो जिसे स्वतंत्रता बताते हैं और मांगते स्वच्छंदता है। दोनों के बीच में एक बड़ी महीन सी रेखा है कि कोई भी नियम ना होना वो स्वतंत्रता है, फिर दूसरे का क्या हो उसकी भी चिंता नहीं करना, ये उच्छृंखलता, ये स्वच्छंदता, इसको वो आजादी कहते हैं। और इस आजादी के नाम पर सामाजिक विमर्श तरह तरह से बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें मार्क्सवाद है, इसमें इस्लाम है, इसमें ईसाई कन्वर्जन भी है। और अगर तीनों की परिभाषाओं को देखें तो मार्क्सवाद का आप देखेंगे 1910 के आसपास ही लुकास और ग्रामशी दोनों ने जब एक मंथन चला कि सोवियत रूस के बाद बाकी जगह पर साम्यवादी क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, तो एक अध्ययन में उन लोगों ने पाया कि जो आस्था है, धर्म है, वो लोगों को क्रांति से रोकती है। तो उन्होंने कहा ये अफीम है, समाज सोता रहता है इसकी वजह से। तो इस धर्म पर प्रहार करना ये मार्क्सवाद के मूल कार्य के तरीकों में जुड़ गया उसके बाद से। और शेष उनकी बात करें, अगर हम जो सिमेटिक रिलीजन्स हैं उनकी यदि हम बात करें तो वो हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता या एक दूसरे को भी वो प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखते हैं। और यहाँ पर एक सामने आप देखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा जो मार्क्सवाद की है और सिमेटिक रिलीजन्स की है, वहां दोनों ही जगह प्रतिस्पर्धी के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर मुसलमान या ईसाई की बात करेंगे तो काफिर के लिए कोई स्थान नहीं है। बिलीवर और नॉन बिलीवर्स में बटी हुई दुनिया है जहां नॉन बिलीवर्स के लिए कोई स्थान नहीं है। वामपंथ में दूसरी विचारधारा के लिए स्थान नहीं है। बात लोकतंत्र की करते हैं परंतु साथ ही ये भी कहते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, तो जब बंदूक की नली से निकलती है तो सामने वाले को धराशायी करके ही आगे बढ़ाया जाता है। दोनों ही जगह पर आप देखेंगे तो एक जगह काफिर के तौर पर हिंदू जो है, भारतीय पहचान वाला, जो सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव महसूस करता है, वो वर्ग सीधा इनके निशाने पर है। और राजनीतिक तौर पर भी एक ये उनके शत्रु के तौर पर निशाने पर आता है। और जहां पर दोनों इसे चिन्हित करते हैं तो दोनों इसे साझा लक्ष्य बनाते हैं और आपस में युति करते हुए, आपस में कदम ताल करते हुए भी आगे बढ़ते हुए लगते हैं। नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज हम देख रहे हैं, जो दूरंदेशी से देखते थे उन लोगों ने इस मुद्दे को पकड़ा था। इसकी गंभीरता, ये बड़ा विषय हो सकता है। देश के जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान सभा में भी ये बहस चली थी। अरुण शौरी जी की पुस्तक जो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड है उसमें भी इसका संदर्भ है। बाकी
संविधान सभा के डिबेट्स में भी इसका उल्लेख है। महावीर त्यागी जी ने उस समय इसकी एडवोकेसी की थी, बड़ी पैरोकारी इसकी पक्षकारिता प्रभावी ढंग से की थी कि केवल अपने अपने धर्म के स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने धर्म के पालन की, बाकियों को प्रवचन देना, उपदेश देना, कन्वर्जन करना, ये आपके अधिकारों में अगर आप शामिल करते हैं तो अन्य के अधिकारों का व्युत्क्रमण होता है, अतिक्रमण होता है। मगर मुस्लिम और ईसाई सदस्यों की जो दलील थी वो धर्मोपदेश यानी कन्वर्जन के लिए जो प्रीचिंग है और कन्वर्जन, उसे कहा गया कि ये तो हमारा बुनियादी आधार है, अगर हम इस पर नहीं चलेंगे तो इस्लाम का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाएंगे। यानी कि संविधान सभा की बहस में ही इस बात का बीज रख दिया गया कि भारत की मूल पहचान को खंडित करने वाला जो विचार है उसे संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, ऐसा एक दरार वाला बीज वहां पर उस समय पड़ गया था। और हम जानते हैं कि जो नेहरू जी का प्रगतिशीलता का विचार था वो इसके खतरे को, जो इसमें अंतर्निहित खतरा था, वो इसको बूझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, समझ की शायद थोड़ी कमी उस समय पर रही। और एक सच्चाई इसमें यह भी है कि जब तक अब्राहमिक या सेमेटिक रिलीजन्स हैं वो इसी भाव से क्योंकि संचालित हैं, और राजनीति में वामपंथ क्योंकि इसी तरह से संचालित है, इसलिए वो अपने शत्रु के तौर पर जिसे चिन्हित करते हैं उस पर हमला करना बंद नहीं करेंगे। और ये हमला कैसा होता है, जब हम भारत में हिंदुओं की बात करते हैं, दुनिया में शेष अन्य पहचान की बात करते हैं इस्लाम के सामने, तो उस पहचान का क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एक रोथरहम बाल यौन शोषण केस का एक रेफरेंस यहाँ पर लिया है। इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 1,10,000 है, जितना हमारे यहाँ किसी बस्ती में एक ब्लॉक की जनसंख्या होती है। परंतु आप ये देखें यहाँ पर श्वेत ईसाई जो हैं वो डोमिनेंस में है, बहुसंख्यक हैं, 85% हैं, उनके सामने दूसरे की वक़्त नहीं होनी चाहिए, उसकी ताकत नहीं होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर मुसलमान जो 8,500 हैं, 1980 से 2013 के बीच में 1400 से ज्यादा बच्चियों का यहाँ पर बलात्कार हुआ, उनका सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह की एक घटना में जर्मनी की संदर्भ याद दिलाना चाहूंगा। आयलान कुर्दी की हम सबने खबरें सुनी। आयलान कुर्दी सीरिया से एक प्रवासी व्यक्ति था, मुस्लिम, वो जा रहा था, उसके साथ उसका बच्चा था। समुद्र के तट पर बच्चे की हमने बड़ी मार्मिक तस्वीरें देखी, कविताएं लिखी गई कि आते हुए बच्चा मर गया और फिर शासन प्रशासन उसे किस दृष्टि से देखेगा। तो सीरिया की स्थिति पर आंसू बहाए गए, आयलान कुर्दी की मौत पर आंसू बहाए गए, मगर उसके बाद जो अप्रवासियों की जो बाढ़ थी उसने यूरोप के पूरे को ताने बाने को पिछले 3 से 5 साल में जो तहस नहस कर दिया, यूरोप को, उसकी पहचान को, वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था को, कि इंग्लैंड को अभी इस्लाम को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी है। संविधान में एक नए प्रावधान लाए गए हैं, कार्यस्थलों पर नियम बनाए जा रहे हैं। और जैसे ही फ्रांस ने ये सब काम किया, इस्लामोफोबिया हैशटैग हमने देखा साथ साथ कि एक हैशटैग ऐसा भी पूरी दुनिया में चलने लगा है कि इस्लाम से घृणा करने वाले, उससे अकारण नफरत करने वाले ये ऐसे लोग हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बताया गया। जैसा हमने रोथरहम की बात की, इसी तरह से जर्मनी में एक घटना हुई थी जब ये सीरिया से अप्रवासी आए, तो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, उत्सव मनाने निकलते हैं। मगर मैंने वहां के अखबार देखे स्थानीय, और अखबारों में जो देखा तो जो पोर्टल्स हम देख पाए, तो मुख्य धारा में वो खबरों की सेंसरिंग वहां पर भी इस तरीके से चलती है। वामपंथी एक पोषित मीडिया का तंत्र बड़ा प्रभावी है। एक रात्रि में उस समाज की 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हुआ, ऐसा यूरोप में दिखाई देता है। पेरिस जो आपको खुली हवाओं की जमीन लगता था, आज रात में पेरिस में कई जगह पर शरिया लॉ होता है, शरिया पुलिसिंग होती है, लोग घूमते हैं। लड़कियां अपने बालों को रंगवाने लगी हैं, सुनहरे बालों वाली लड़कियां जिन्हें ब्लॉन्ड कहते हैं, वो ब्लॉन्ड लड़कियां, हम काले बाल अगर हमारे होंगे तो मुस्लिम हमें अपने में से समझेंगे, हम पर यौन हमला नहीं करेंगे, ऐसा भी यूरोप में अब दिखने लगा है।
नेक्स्ट स्लाइड लेंगे हम। रोथरम की तरह से ही रोचडेल का ये एक और शहर है, 95,000 जनसंख्या है। इसमें भी श्वेत मुस्लिम 75,000 है, मुसलमान 20,000 हैं। और 2012 में 57 से अधिक बच्चियों का बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। लोग कतराने लगे मुसलमानों से, मगर अथॉरिटीज कोई बात सुन के राजी नहीं थी। जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उसके लिए पश्चिम में एक शब्द और चलता है कि व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन एक इस तरीके की चीज है जो आपके मन में हीनता की भावना पैदा करता है। यदि आप श्वेत हैं, यदि आप ईसाई हैं, कि आपने समाज पर बड़े उत्पीड़न किए हैं, आपने दास प्रथा की है, आपने लोगों की हत्याएं की हैं, इसलिए आपको लोगों को उनके मूल स्वभाव में दखल नहीं देना चाहिए और खुद को बाकियों के लिए सहनशील बनाना चाहिए। ये जो थ्योरी है, ये भी वामपंथ से निकली हुई थ्योरी है और इसने इस सामाजिक असंतुलन को बढ़ाया है, जिसकी हमने चाहे रोचडेल की बात की हो, चाहे हमने रोथरम की बात की हो, चाहे हमने जर्मनी और शेष दुनिया की बात की हो। नेक्स्ट, अन्य शहरों में भी ऐसे किस्से आए हैं, डर्बी, टेलफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हर्ट्सफील्ड, न्यू कैसल, यहाँ पर भी इस तरीके के मामले आए हैं। एक शब्द चला, CSC, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अवेयरनेस डे, इसके लिए चला क्योंकि जब लगातार बच्चों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार के मामले आने लगे और बार बार एक ही समुदाय उसके पीछे दिखने लगा, तो कुछ लोग संगठित हुए। वहां ये मुहिम चली है। हमारे यहाँ अभी शायद उतनी जागरूकता नहीं है। उमर गौतम की गिरफ्तारी बताती है कि शायद हम थोड़ा देर से जाग रहे हैं। मूक बधिर बच्चों के बीच में ऐसे लोग काम कर रहे हैं, हमारे स्कूलों में ऐसे लोग काम कर रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में ऐसे लोग काम कर रहे हैं। हम उमर गौतम के संदर्भ को लेते हुए इस सब की बात करेंगे आगे। परंतु जो विदेश का जो हमने सैंपल्स लिए, जो नमूने लिए, उदाहरण लिए, उसमें और भारत में जो मॉडल है उसके बीच में आपस में कुछ समानताएं हैं। उस समानताओं की हम बात अवश्य करना आवश्यक है। मैं आग्रह करूंगा अगली स्लाइड पर आए। विशेषकर निर्धन परिवारों के बच्चों को चिन्हित करना कन्वर्जन के लिए, और उसमें भी लड़कियों को विशेष तौर पर चिन्हित करके मुस्लिम लड़कों द्वारा, कई बार उसमें लड़कियां भी ब्रिज का काम करती हैं, झुंड के रूप में फुसलाना, या आप हंटिंग कह सकते हैं, शिकार करना। आखिर कबीलाई मानसिकता से निकला हुआ शब्द है और ये जैसे खुलासे हो रहे हैं वो आखेट दिखाई भी देता है। और जो इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है, वो पुलिस कई बार जानते हुए भी कार्रवाई नहीं करती। हमने अलग अलग विषयों पर देखा है, जब कोई हिंदू और मुस्लिम दो पक्ष अलग अलग आते हैं तो पुलिस कई बार राजनीतिक दबाव में एक पक्ष की तरफ झुकी हुई लगती है कि उस पर आक्षेप ना लगे कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। ये नैरेटिव इतना बड़ा हो गया है कि वहां पर जो व्हाइट मैन्स बर्डन है, यहाँ पर अल्पसंख्यक उत्पीड़न के तौर पर ये हमारे सामने आया है, जिसके पीछे राजनेता खड़े रहते हैं। पश्चिम में हमने देखा कि मीडिया जो बार बार घटनाएं थी उसमें उन्होंने एशियाई के तौर पर ये पहचान उजागर की, और जबकि हिंदू और सिख संगठनों ने कहा कि इसमें से हमारी पहचान का हिंदू कोई व्यक्ति नहीं है। परंतु इससे भी एक, जैसे ही पीड़ितों से आप मिलकर खड़े नहीं होते, अलग होते हैं, तो शिकार करने वाला तो एक ही व्यक्ति है। आप उसमें चाहे लड़की चाहे जापान की हो, चाहे इंडोनेशिया की हो, चाहे चीन की हो, या किसी और समुदाय की हो, परंतु आखेट करने वाले वही लोग हैं। जब भी ऐसा होता है तो ये एक चीज जो है छूट जाती है पीछे कहीं पर। मैं आग्रह करूंगा अगली स्लाइड पर जाएं। अब उमर गौतम की यदि हम भूमिका की बात करें तो नेक्स्ट, उमर गौतम ने इसमें जो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो फोकस था उसका, उसने लव जिहाद पर फोकस किया। और जैसा हमने कहा कि मुस्लिम युवा लड़कों को आगे करके एक हिंदू लड़कियों का शिकार किया जाता है, उनको जाल में फंसाया जाता है।
उसके बाद कन्वर्जन के इस्लाम में कितना अच्छा है उसको प्रेरित करने के लिए प्रवचन दिए, स्पीच दी। प्रवचन उनके लिए, प्रवचन एक अच्छा शब्द है, यहाँ पर जो मंशा है उस संदर्भ में नहीं है। उमर गौतम के संदर्भ में ये भी बात है कि वो खुद भी कन्वर्ट हुआ था, एक राजपूत परिवार से था, मुस्लिम बना। उसके बाद वो खुद को ठीक दिखाने के लिए कि मुझे दूसरी जगह पर, एक जगह पर पहचान उसकी नहीं थी, वो पहचान इस्लाम में उसे वो पहचान मिली। मैंने देखा सऊदी अरब के कुछ अखबार हैं, बाकी जो अरब मीडिया है, वहां पर इसे इस्लाम के सच्चे सेवक के तौर पर, कि एक अच्छे परिवार का व्यक्ति था, मगर उसके विचार जब अच्छे हुए तो उसने कितना ग्रो किया, वो जीवन में कितना आगे बढ़ा, इस तरीके से उसकी प्रोफाइलिंग की गई है। यानी कि वो तो भ्रमित था ही, मगर अब तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए वो इस पर चौगुनी नहीं 100 गुनी गति से वो इस पर दौड़ने लगा। उमर ये खुद साबित करना चाहता था कि दीन को फैलाने के लिए मैं कितना ज्यादा काम कर रहा हूँ, औरों की अपेक्षा कितना बेहतर कर सकता हूँ। मूक बधिर बच्चों का कन्वर्जन कराया, और वो ये एक नया तरीका अपनाया, और उससे वो ये अपने तंत्र में ये बात स्थापित करने में सफल रहा कि हमारे पास नए नए तरीके हैं और हमारे पास नए आखेट स्थल हैं, और मेरे नेतृत्व में ये काम बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट। यहाँ उमर गौतम ने जो दूसरा इसमें अपना उपकरण था वो था विदेश जाना। विदेश, आज भी विदेश जाना, यहाँ या वहाँ रोजगार पाना, ये लालायित करता है लोगों को। इस चीज को उन्होंने चिन्हित किया, एक जगह पर महिलाओं को निशाना बनाया, एक जगह मूक बधिर बच्चे हैं जो अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाते। यदि कहीं पर बात उनके साथ कुछ हो भी रहा है तो वो सहजता से नहीं कह पाते, उनको शिकार बनाया, महिलाओं को शिकार बनाया। तीसरा लालसा जो पकड़ी उन्होंने कि विदेश जाना एक बड़ी इच्छा लोगों की रहती है, तो उसने कहा कि यदि आप कन्वर्ट होते हैं तो आपके लिए अवसरों के द्वार खुल जाएंगे। और जब एक व्यक्ति ऐसे कुछ लोगों के को विदेश यात्राएं करा देता है, उनके विवाह करवा देता है, या जो हाशिए के लोग हैं वो मुख्य धारा में महसूस करने लगते हैं, जैसे ये करते हैं, तो उन सब के लिए उमर जैसे लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। और एक व्यक्ति जब ऐसे रोल मॉडल बनता है तो उसकी अपने आप गति बढ़ जाती है। प्रबंधन में एक सिनर्जी का सिद्धांत है जिसमें 2 और 2 मिलकर 5 हो जाते हैं। 4 तो सब करते हैं, मगर 2 और 2 5 हो जाते हैं। उमर जैसे मामले में यही होता है कि कमजोर लोगों को निशाना बनाना, और कमजोर लोग जब इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो वो दीन के काम को ही, कि हमें यहाँ से ताकत मिलती है, पहचान मिलती है, अवसर मिलते हैं, जीवन बदलता है, वो 4 गुनी और 10 गुनी ताकत से इस काम में लग जाते हैं। नेक्स्ट। जी। इनके संपर्क में जो लोग आते हैं वो जो हमने कहा कि अवसरों के द्वार खुलने की बात होती है। आज अगर आप इनकी प्रोफाइलिंग देखेंगे, अगर एक्सेल शीट बना के उनके एकेडमिक्स को एक तरफ रखा जाए, तो आप देखेंगे कि पढ़े लिखे मुसलमान हैं, दीन के प्रचार में लगे हुए हैं, सभी इस्लामिक देशों की कई बार यात्रा कर चुके हैं। आप उनके, हमने एक स्टोरी के लिए जब उनके ट्रैवल हिस्ट्रीज देखनी शुरू की तो हमें पता चला कि सामान्य व्यक्ति इतना भ्रमण नहीं करता। इनके लगातार भ्रमण होते रहते हैं, चाहे सेमिनार्स के माध्यम से हो, चाहे अन्य अन्य माध्यम से हो। कई बार तो उनकी आय और उनके भ्रमण, इसमें भी विसंगतियां दिखाई देती हैं। मैं एक उदाहरण लूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, पांजन्य ने उनकी स्टोरी की थी। जिस समय मरकज से पहली बार कोरोना की एक विस्फोट जैसी स्थिति पैदा हुई दिल्ली में, तो उस समय ये प्रोफेसर शाहिद दिल्ली में थे, परंतु ये इन्होंने ये सारी बात जो थी तबलीगी जमात से एसोसिएशन वाली, यात्रा वाली बात, ये सारी अपनी छुपाई थी। नेक्स्ट। ईसाइयों ने, हम जानते हैं, दवाई और पढ़ाई, 2 चीजों को पकड़ा और सेवा के माध्यम से। सॉरी सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड पीछे से चेंज होंगे, 4th स्लाइड चेंज करें। हाँ जी, अब हो गई, थैंक यू जी। उमर गौतम ने
जो किया उसके सामने अगर हमने मॉडल को समझना होगा तो ईसाई मिशनरियों ने पढ़ाई और दवाई और सेवा माध्यम, इसके माध्यम से कन्वर्जन का जाल फैलाया है। उमर गौतम ने भी उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की, शिक्षा को कन्वर्जन का हथियार बनाया। फतेहपुर जनपद में एक स्कूल हो या फिर नोएडा का जो मूक बधिर स्कूल हो, स्कूल कॉलेजेस ये प्राइम टारगेट पर थे। मतलब ये यहाँ पर हमें काम करना है, यहाँ बच्चे मिलते हैं, यहाँ कच्चा माल मिलता है अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो। इस मोडस ऑपरेंडी पर उन्होंने काम किया और शिक्षकों को अपने तंत्र में शामिल किया। जैसे हमने शाहिद की बात की, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। मैं मोहम्मद शाहिद का केस अगर कहूं तो वहां से हमारे लिए सुनील राय ने रिपोर्ट किया था। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इन्होंने मरकज वाली छुपाई थी, उस समय इनको जेल भी हुई थी नियम विरुद्ध काम करने पर। और उमर गौतम के पास जो सूची मिली है उसमें एक लड़की रिचा का नाम है। रिचा माहिम अली बन गई थी, मगर सिर्फ इतना नहीं है कि माहिम अली बन गई थी, कन्वर्ट किया गया एक हिंदू लड़की को। और वो लड़की एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी नोएडा में, और वो उसके साथ ही हर माह अपने वेतन में से 75,000 रुपए मस्जिदों को देती थी। तो आप ये देख सकते हैं हमारे बच्चे निशाने पर हैं, उनके तंत्र में नौकरी वगैरह दिलाने के बाद ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, अपने वेतन में से हर माह 75,000 रुपए एक मस्जिद को देना। ये रिचा इन्हीं मोहम्मद शाहिद के संपर्क में थी। शाहिद के मामले को थोड़ा और समझेंगे। नेक्स्ट, मैंने जो बात की कि विदेश यात्राएं, तो अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो शाहिद थाईलैंड, कतर, हांगकांग, नीदरलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, कनाडा, जापान, इथोपिया, यूक्रेन, मतलब अंतहीन जैसी सूची लगती है। एक सैंपल के तौर पर मैंने एकेडमिशियंस के सामने ये विषय रखा है कि आपके जो आपके आसपास के शिक्षक हैं वहां पर भी ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आपको अगर आप जानते नहीं हैं, वो बार बार बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं, उनसे कौन लोग मिलने आते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक तंत्र आपके आसपास भी ये काम करता हुआ आपको मिल सकता है। मैंने खाली एक रिपोर्ट, एक रेफरेंस, एक क्लू से हम आगे बढ़े थे और फिर उत्तर प्रदेश में इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये मैंने एक नमूना आपके सामने रखा है। और जब इतनी ज्यादा यात्राएं हुई तो उससे जुड़ा हुआ विदेशी चंदे का एक नेटवर्क आया। फिर विदेशी चंदे के साथ उसकी मान्यताएं, उसके नियम कायदे, नियम उल्लंघन, ये जब विषय आते हैं तो एटीएस के लिए उसके बाद काम करने का एक रास्ता इसमें खुला। नेक्स्ट, हमने जो बात की कि इस्लामिक मूवमेंट में लड़कियों को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर प्रयोग किया जाता है, ये दरअसल एक कबीलाई मानसिकता है कि एक बार मैंने संपादकीय भी लिखा था कि बंदरों के झुंड इस तरीके से काम करते हैं कि मादा का शिकार करना या मादाओं को कब्जा कर लेना, उससे अपना झुंड बढ़ाना। शायद उस कबीलाई मानसिकता से आगे कुछ लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं। स्त्री को एक गरिमापूर्ण तौर पर देखने की बजाय वो सिर्फ अपनी जनसंख्या बढ़ाने का एक उपकरण इस तौर पर देखना, और सिमेटिक रिलीजन्स में जो स्थान है वो भी मुझे लगता है एक बार विमर्श का केंद्र बनना चाहिए। महिला तो महिला होने का अर्थ क्या, महिला की उत्पत्ति तो क्या वो पुरुष से कम है, ये कभी भी आपके सामाजिक विमर्श में नहीं आते। पुरुष के आनंद के लिए महिला की उत्पत्ति नहीं हुई है जैसा सिमेटिक रिलीजन्स मानते हैं। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की भी संकल्पना है। ये सारे विषय थोड़ा सा मुझे लगता है सामाजिक विमर्श, सोशल स्टडीज में हमारे यहाँ नहीं आते हैं। लड़कियों पर इस्लामिक मूवमेंट आज भी उन्हें निशाना बनाने के लिए उसी तरीके से काम करता है जैसे गुरिल्लाज करते हैं, जैसे बंदर करते हैं, या कबीलाई समाज में जिस तरीके से होता रहा, जिसे कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता। आवारा किस्म के शोहदे जो शब्द होता है काफी तड़क भड़क के साथ में आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, परंतु पीछे से फंडिंग होती है और कई बार बेरोजगार लड़के होते हैं। आप उनकी बाइक्स देखेंगे, कपड़े देखेंगे तो कोई तालमेल नहीं होता, और किन लड़कियों के साथ वो दोस्ती बढ़ा लेते हैं वो उसमें भी आपस में तालमेल नहीं होता, परंतु पीछे एक तंत्र काम करता है। और अगर लड़के को कुछ कहा जाता है तो शारीरिक तौर पर लड़ने के लिए, अगर मामला उलझता है तो पुलिस में पैरवी के लिए, और आगे कुछ और होता है तो न्याय तंत्र में भी उसके लिए खड़े होने के लिए एक पूरा तंत्र उसके पीछे खड़ा रहता है।
और ये स्पष्ट है कि आर्थिक सहायता, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जब आर्थिक सहायता की बात इसमें स्पष्ट हुई है। नेक्स्ट, आप देखेंगे जब ज्यादा संपर्क में आते हैं तो शुरू में ये कि इसमें गलत क्या है, दूसरों के लिए हम अगर गुंजाइश पैदा करते हैं तो इसमें गलत क्या है, फिर धीरे धीरे इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी देना, फिर अपने स्थानों की सैर करना, फिर एक बार कि नमाज पढ़ने में गलत क्या है, नमाज पढ़ने से मन को शांति मिलती है, और ये कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई जाती हैं, और धीरे धीरे 6 महीने में, साल में लड़कियां बदल जाती हैं, हमारे लड़के हमारे हाथ से चले जाते हैं। और आप अगर उनसे बात करेंगे, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि जब आप एक बार में बोलें कि ये सारी चीजें ठीक है, तुम्हारे बच्चे का नाम क्या होगा, उसका खतना होगा या नहीं होगा, उसका जवाब नहीं होता, क्योंकि वो एक मतिभ्रम जैसी स्थिति में होते हैं। वो कहते हैं कि आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। वो दूर की बात नहीं होती, अगले को बड़ा स्पष्ट होता है, परंतु जब इस पर प्रश्न और प्रतिप्रश्न होते हैं तो मुस्लिम बौखला जाते हैं। ये भी एक मौका होता है अपने बच्चों को सही इस ट्रैप में फंसने से बचाने का। ये भी एक अहम पड़ाव होता है जब बता सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट, एक तंत्र है पीएफआई का। मैं आग्रह करूंगा, ये बड़ा बौद्धिक मंच है, पांचजन्य ने पूरा पीएफआई पर एक सीरीज भी हमने की थी, और कैपेसिटी बिल्डिंग एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि हम अपनी समझ बढ़ाएंगे तो चीजों से निपट भी पाएंगे। पीएफआई एक ऐसा ही तंत्र है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा। और इस मंच पर मैं कहूंगा कभी पीएफआई की भी बात विस्तार से होनी चाहिए। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं सूत्र भी उसके लिए जोड़ने का प्रयास करूंगा कि कौन व्यक्ति यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पीएफआई को थोड़ा और समझेंगे। नेक्स्ट, लव जिहाद के लिए पीएफआई फंडिंग करता है, और लड़ाई झगड़े में उनके लिए जो गुट बनाना, शारीरिक शक्ति देना, उसके लिए भी कॉलेजेस कैंपसेस में पीएफआई काम करता है। और आर्थिक सहायता का भी एक बड़ा मंच पीएफआई अभी है। मुस्लिम देशों से इसके सीधे संपर्क हैं, जो सिमी पहले प्रतिबंधित किया गया, और जो आतंकी गतिविधियों के कारण, वही नाम बदलकर आज आपके सामने पीएफआई के नाम से है। और आप अगर कहें तो मैं एक मामले का जिक्र करना चाहूंगा कि ये अखिला अशोकन का जो मामला था, शफीन से मामला, उसने निकाह कर लिया था, लव जिहाद के तौर पर जब चिन्हित किया गया, मामला बढ़ा, अखबारों में बाकी सब जगह से सामाजिक दबाव बना। तो आप देखिए कि कपिल सिब्बल जैसा वकील, किसी के लिए तो थाने में जाकर पैरवी करना मुश्किल होता है, मगर जिस व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं है, वहां से 90 लाख रुपए का एक वकील किया जाता है, कपिल सिब्बल जैसा। तो आप जिन्हें समझ रहे हैं निरीह हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, उनके पीछे क्या तंत्र है और किस तरह से संगठित है, किस तरह से पैसा आ रहा है, और कौन लोग वो अपनी पैरवी के लिए खड़े करते हैं, ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट, कुछ समय पहले ये किस ऑफ लव हुआ था, दक्षिण के राज्यों में हुआ था। मैं तो इसमें दिल्ली में झंडेवाला मेट्रो स्टेशन की भी बात करूंगा। खास तौर से इसमें जो लड़कियां थी वो हिंदू परिवारों की थी, और मुस्लिम लड़कों को बुलाया गया था। सार्वजनिक तौर पर चुंबन में गलत क्या है, आप नफरत फैलाते हैं, दक्षिणपंथी हैं, संकीर्ण विचारों के हैं, केस ऑफ लव यानी चुंबन हम सार्वजनिक स्थान पर करेंगे, इसमें गलत क्या है। सारी लड़कियां इसमें हिंदू परिवारों से बुलाई गई थी, और कहा गया कि आप अगर ये करती हैं तो इसमें गलत नहीं है, ये प्रगतिशील सोच है। एक बड़ा उन्होंने अपना, मैं समझता हूँ विचारधारा के तौर पर कि हम आपको कितनी चोट पहुंचा सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन जैसे ये कार्यक्रम दक्षिण में भी हुए, दिल्ली में भी हुए। इसके पीछे अगर पूरा तंत्र, नियोजन, लड़कों को इकट्ठा करना, पोस्टर्स बनाना, मीडिया रिलीज देना, मीडिया को मैनेज करना, इसके पीछे भी जब हमने थोड़ी सी पड़ताल करी, पीएफआई इसके पीछे था। नेक्स्ट, अभी ये उत्तर प्रदेश में एक जासूसी प्रकरण में जो गिरफ्तारी हुई, वो एक की बजाय अब तो शायद उसमें 3-4 लोग पकड़े गए हैं, और आईएसआई के साथ पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं। जैसे केरल में खाड़ी देशों से फंडिंग की बात है, यहाँ पीएफआई पाकिस्तान से आईएसआई से जुड़ा हुआ भी दिखाई देता है। और वो सीधा जो हमने फंडिंग की बात की, वो नेटवर्क के कई सारे तार, कई मामले खुलकर आए हैं। और कुछ लोगों को तो पीएफआई ने कवरेज करने पर, मीडिया कवरेज करने पर नोटिस भी भेजे। मुझे इसके बारे में जब कहा गया कि पांचजन्य में भी
हमें कानूनी तौर पर देखकर चलना चाहिए। हमारे साथी प्रकाशन के पास भी एक उन्होंने नोटिस भेजा था, तो हमने निश्चय किया कि एक स्टोरी पर यदि नोटिस आया है तो हम इसकी 10 स्टोरी छापेंगे और उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी करनी चाहिए। जब हमने तथ्यात्मक तौर पर काम किया तो पीएफआई को कदम पीछे खींचने पड़े। वो खैर एक अलग विषय है। अगली स्लाइड का मैं आग्रह करूंगा। लव जिहाद उनके लिए एक जिस शब्द पर चर्चा अभी तक पिछले कुछ वर्षों तक प्रतिबंधित जैसी थी, पांचजन्य को उसके लिए निशाना भी बनाया गया, जो लेफ्ट विंग मीडिया है इसके द्वारा, न्यूज लॉन्ड्री के द्वारा, कि झूठे मामले हैं। परंतु हमने सब मामलों को सूचीबद्ध किया। 50-100 मामले, एक खबर को जब उसमें 2 मामले जिसमें गवाह मुकर गए थे, उसे कहा गया कि ये शायद झूठी आधार पर, झूठी बातों पर पांचजन्य रिपोर्टिंग करता है, तो हमने 41 मामले और निकाल कर रखे। और पीएफआई के तार कैसे उससे जुड़े हुए हैं, हमने ये बात भी रखी। तो पीएफआई के लिए लव जिहाद एक एरिया है जिसमें वो कन्वर्जन के लिए काम करता है। और जो सबसे आसान तरीका है कन्वर्जन का आज के समय में, लव जिहाद उनके लिए सबसे सरल उपकरण है। नेक्स्ट। ये बड़ा चौंकाने वाला है और बहुत दिलचस्प है कि क्या जेलों का भी कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हम जो कह रहे हैं कि जब शातिर लोगों से आपका पाला पड़ता है तो वो कितने नए नए तरीके अपनाएंगे। मूक बधिर बच्चों को इसलिए चुनना कि वो अपनी बात नहीं बता पाएंगे। लड़कियां, उनको बात करने वाला कोई नहीं है, परिवार में उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनके आसपास एक जाल बिछाना। तीसरा, जेलों में जो व्यक्ति है परिवार से कटा हुआ है, हतोत्साहित है, उनके बीच में एक नेटवर्किंग करना। उन्हें थोड़ा सा आप नेटवर्क में हो तो आप मजबूत हो, और यहां से जब आप छूटोगे तो आपकी जिंदगी बदलने का काम हम करेंगे। ये काम भी कन्वर्जन करने वालों ने किया है। इसका एक आध कुछ उदाहरण मैं देता हूं। नेक्स्ट। हम जो देख रहे हैं तीनों, मोहम्मद अफरोज को जेल में कट्टरपंथी बनाया गया और लगातार उनके बीच में दीन का प्रसार करना, और जो तबलीग की जो शिक्षाएं हैं या जो उनके पॉइंट्स हैं, उनके उन आग्रहों को मजबूत करना, चाहे नमाज के लिए हो, चाहे इकट्ठे आना जाना हो। ये बातचीत शुरू करते हैं कि साफ सुथरा रहना और आसपास के लोगों से ठीक व्यवहार करना। बात तो इतनी सरलता से शुरू होती है, परंतु धीरे धीरे आग्रह बढ़ते हैं और व्यक्ति कट्टरपंथी बनता है। ये सारे मामले हमारे सामने आए हैं। नेक्स्ट। विदेशों की जो जेल हैं वहां पर भी इस तरीके के मामले और एक कंसर्न सामने आए। मैंने कुछ इसमें ट्विटर हैंडल्स, थ्रेड दिए हैं, ऐसे मामले रेफरेंसेस के लिए दिए हैं। ये पीपीटी में साझा कर रहा हूँ अध्ययन केंद्र के साथ, तो जिनको भी इन तथ्यों पर काम करना होगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट। अमेरिका और इंग्लैंड में ये एक गंभीर विषय बना हुआ है, जेल के भीतर का कन्वर्जन। और जेल की आबादी आपस में कटी होती है और शक्ति प्रदर्शन भी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कई बार होता है। उसके बीच में एक लामबंदी खड़ी करना, और यहाँ पर तुम अपने परिवार और सबसे कट गए हो, मगर जब यहाँ से जाओगे तो इस शक्ति का एहसास तुम्हें हम बाहर भी करवाएंगे और तुम्हारी एक अलग पहचान होगी। इस पैटर्न पर ये काम करते हैं। एक उत्तर प्रदेश का एक मामला था, उसमें ताराचंद एक व्यक्ति जेल गया था और जब बाहर निकला तो वो ताहिर अली हो चुका था। ये इस तरीके का एक उदाहरण मैंने दिया है। और नेक्स्ट। हमने एक विदेशी आर्थिक तंत्र की बात की और उसके, चाहे पाकिस्तान हो या खाड़ी हो, उससे जुड़ाव की बात की। परंतु एक जो बड़ा प्रश्रय मिलता है विदेशों में, हमने देखा कि वहां के लोगों में गिल्ट या कुंठा भरने का भाव, आत्मगौरव को हीन करना और जो गलत है उसे सही के तौर पर पेश करना, एक सुरक्षा कवच साथ साथ चलता है। वो सुरक्षा कवच दिया जाता है मीडिया नैरेटिव्स के माध्यम से, मीडिया में कवरेज और उसके नैरेटिव्स के माध्यम से। ये कैसे काम करता है इसे हम समझते हैं। नेक्स्ट। अभिमत यानी ओपिनियन पीस। कोई घटना होती है तो घटना की रिपोर्टिंग में पहली बात तथ्यों को किस तरीके से काटा जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यदि मुस्लिम शब्द आ रहा है
तो एक विशेष समुदाय लिखा जाएगा, या जैसे ही वो अपराधी के ब्रैकेट में आते हैं तो दोनों समुदायों की पहचान गोल कर दी जाएगी। परंतु हिंदू समुदाय में होता है तो यदि सवर्ण और दलित के विमर्श को बढ़ाने के लिए अगर कोई पीड़ित पिछड़ी जाति से है तो उस पहचान को उभारना, अगर मुस्लिम ने कोई अत्याचार किया है तो उसे एक सामान्य अपराध की घटना के तौर पर पेश करना। जब सोशल मीडिया से वो बहस बढ़ जाती है तो फिर ये अभिमत या ओपिनियन पीस लिखना और उसमें बताना कि राइट विंगर जो पॉलिटिक्स है वो कंजर्वेटिव है, वो संकीर्ण है, पुरातनपंथी है और समाज में अपराध के नाम पर भी ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा हमने देखा है, बार बार ऐसा होता है कि चाहे अखलाक का मामला हो जहां पर प्रतिबंधित मांस था, तो चाहे पहलू खान का मामला हो या और जो मामले हो जहां पर वो कानून के हिसाब से गलत काम कर रहे थे, लोगों ने दौड़ा लिया, पीटा। मैं ये नहीं कहता कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी है, मगर जैसे ही आता है वहां पर मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, उसके बाद अभिमत वाले जो ओपिनियन पीसेस की बाढ़ आ जाती है, संपादकीय लिखे जाते हैं। और तीसरी बात है कि समाचार लगाने का स्थान क्या होगा। जब दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हत्या होती है तो शायद सिंगल कॉलम या ज्यादा से ज्यादा डबल कॉलम अपराध की खबर के तौर पर लगती है, मगर जब सोनू का मामला होता है, अखलाक का मामला होता है, तो फ्रंट पेज फ्लायर बन जाते हैं, बैनर बन जाते हैं, प्राइम टाइम डिबेट्स हो जाते हैं। तो प्लेसिंग ऑफ द न्यूज, जो प्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये काम भी एक मीडिया नैरेटिव के लिए ये काम भी होता है। और जो चौथा पॉइंट है तो वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे आप देखें, मैं फैक्ट चेकर बनकर भी वो मुस्लिम वामपंथी ब्रिगेड को ही बिठाना, यानी कि सच और झूठ में से क्या सही है गलत है उस जज की कुर्सी पर भी हम ही बैठेंगे, ये आग्रह है और ये चाल है। आप आज आल्ट न्यूज को देखेंगे तो आल्ट न्यूज अभी ये जो गाजियाबाद में दाढ़ी काटने वाला जो एक कथित मामला था, वीडियो को म्यूट करके फैलाना और एक जय श्री राम के नारे को उसका आधार बताना, ये सब काम, और इसमें खबर फैलाने में ऑल्ट न्यूज आगे था। जब उनकी थोड़ी घेराबंदी की गई, हम लोगों ने जब फैक्ट निकालकर उसको फैलाना शुरू किया तो बैकफुट पर आए, और वो सबसे बड़े फैक्ट चेकर हैं। गूगल से मान्यता प्राप्त फैक्ट चेकर्स में अगर सबसे आगे कोई है तो ऑल्ट न्यूज है। ऑल्ट न्यूज पूरी तरह से मुस्लिम और वामपंथी प्रभाव में है। पांजने की एक स्टोरी के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा आपसे, जिसमें जो देश का सबसे बड़ा फैक्ट चेकर है उसके कम से कम 12 झूठी घटनाएं जज को आप जिसे बताएं वो जज चोर नहीं हो सकता, मगर ऑल्ट न्यूज के मामले में ऐसे 12 से 14 एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट है, वो आप सबको जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी उसका प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जो साख बनाई है उस साख में कितना बड़ा सुराख है ये बात को एक्सपोज करना चाहिए। तो मीडिया का सुरक्षा कवच वो किस तरीके से अपने लिए प्रयोग करते हैं, झूठे लोग अपने आप को के सत्य की परख करने के लिए झूठे लोग सामने आते हैं, ये ऑल्ट न्यूज वाले में। नेक्स्ट, अब जो बात है वो जनसांख्यिकीय परिवर्तन की है। मुझे लगता है कि हमने ज्यादा समय शायद ले लिया है, मैं जल्दी इसे फिनिश करने की कोशिश करूंगा। और जनसांख्यिकीय परिवर्तन में यदि हम देखें तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन में देश में बड़ी तेजी से हमारे कई जिलों का जो डेमोग्राफी है वो बहुत तेजी से बदल रही है। मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो थोड़ा सा और विषय स्पष्ट होगा सबको। यदि आप देखें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में, तो यहाँ पर जनसंख्या आप देखिए 1951 में क्या थी, 87.2%, और खुद भारत में हिंदुओं की संख्या घट गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो वो डिक्लाइन कैसा है, जो करीब 20% थी वो 2% रह गई है, यानी 10% आप बचे हैं, 90% को पाकिस्तान निगल गया। बांग्लादेश में भी यही स्थिति कमोबेश दिखाई देती है। नेक्स्ट, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये 7 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं जहां पर विशेष तौर पर भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है और कन्वर्जन का रैकेट बड़े प्रभावी तौर पर चल रहा है।
मुझे हैरानी हुई। मैं मणिपुर में एक दौरे पर था और मणिपुर में देवबंद के लोग आए हुए हैं, सहारनपुर के लोग आए हुए हैं, और एक दो नहीं आए हुए हैं, पूरी ट्रेन भर के लोग आए हुए हैं। तो वहां के समाज में आक्रोश भी है, मगर वहां की खबरें यहाँ तक नहीं आती हैं। वहां उनकी बच्चियों को निशाना बनाना, पहले नमाज पढ़ना, फिर स्थानों पर कब्जा करना, फिर प्रॉपर्टी खरीदना, और उसके बाद वो ये पूरा जो हमने तंत्र बताया उसी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड अभी देवभूमि हम कहते हैं उसे, परंतु आप देखेंगे तो तराई से ऊपर तक अभी जिस तेजी से बढ़ा है, और नैनीताल में नैनी देवी का मंदिर, उस जो जिसके नाम पर पहचान है, उस नैनी देवी के मंदिर को आक्रांत करती हुई, दबाती हुई वहां मस्जिदें बड़ी बन रही हैं। पूर्णागिरी में भी इस तरीके का काम हुआ है। यानी जो हिंदुओं की आस्था के प्रमुख स्थल हैं, वहां पर ये इंक्रोचमेंट बड़ी तेजी से दिखाई देता है। 9 पहाड़ी जिलों में 2022 तक मुस्लिम आबादी में बहुत तेज वृद्धि होगी, जो वहां का न सिर्फ सामाजिक ताना बाना बदलेगी, परंतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बदल देगी, ऐसा भी एक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में करीब 79% हिंदू आबादी थी, और करीब 20% मुसलमान थे, और 1% से भी कम ईसाई थे। धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 10 साल में हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी की रफ्तार जो है वो 1%, 0.88% ये घट गई है। और 2001 की जो जनगणना थी उसमें प्रदेश की कुल आबादी में 80% हिंदू थे। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आंकड़े आए सामने, उसमें 79.73% ये आबादी रह गई थी, जबकि मुस्लिम आबादी 0.77% की रफ्तार से बढ़ गई। जब आप दोनों को जोड़ते हैं कि एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो ये असंतुलन बहुत तेज हो जाता है। अपने घटने को सिर्फ देखेंगे तो लगता है कि सामान्य हो सकता है कि आबादी आज बच्चे कम होते हैं, परंतु ये उसके समानांतर जब दूसरी आबादी बढ़ती है तो यह संतुलन आप जितनी तेजी से नहीं समझ रहे होते, उतनी तेजी से चीजें बदल जाती हैं एक दिन अचानक। आपके आस पड़ोस में, बाजार में, ठेले वालों में, आपके सहकर्मियों में अचानक आपको परिवर्तन दिखने लगता है, जैसे आप जागते हैं कुछ समय के बाद। और आजादी के बाद अगर 1951 में, नेक्स्ट, 1951 में पहली जनगणना जो हुई थी, उसमें कुल मुस्लिम आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी 9.8% थी, जबकि हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.1% थी। ये जो पिछले 70 साल हैं, इनमें कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है और हिंदुओं के आबादी घटी है। आज केरल की तो हमने बात की है। मैं इसके साथ ही नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल। अभी हम पश्चिम बंगाल होकर आए तो चुनाव के अतिरिक्त हमने कुछ और आंकड़े जो देखे, तो अलग मुगलिस्तान की मांग भारत में हो सकती है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुस्लिम पहचान से ही बनाना, मगर नाम रखना हरित प्रदेश, ऐसा एक आग्रह आया था, और जाट लोगों को आगे रखना, फिर जाट मुस्लिम युति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नाम शुरू में हरित प्रदेश रखेंगे, मगर बाद में वही होगा जो कश्मीर में हमने एक उदाहरण देखा। बंगाल में तो स्थिति ऐसी है कि सीधा मुगलिस्तान की मांग वहां पर हो रही है, और वहां 8,000 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हिंदू आज नहीं रहता है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व 96 विधानसभा क्षेत्रों की बात है, वहां पर 30% से अधिक है। यानी कि आपको जाति की राजनीति के आधार पर बांटा जाएगा, आपकी बच्चियों को कन्वर्ट किया जाएगा, बच्चों को बरगलाया जाएगा, मगर असल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपका आहिस्ता से बदल दिया जाएगा। अगला, रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा करेंगे हम, मगर उत्तर प्रदेश की मैं खास तौर से अगर बात करूं, अभी बैक जाएं, मैं उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहा था कि हमने केरल और इन सब की बात की, अभी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की बात करूं तो सबसे पास में हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड और दिल्ली के
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, आप सूची देखेंगे तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, देवबंद, शामली, बिजनौर, बागपत, ये सारे, मतलब मैं नाम लेता जाऊं, और रामपुर जिला है, अमरोहा जिला है, ये नाम लेते जाएंगे तो ये यहाँ पर हिंदुओं से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो चुकी है। और जैसे 2011 की जनगणना का एक आंकड़ा है कि मेरठ की जो कुल आबादी थी उसमें हिंदू और मुस्लिम अनुपात जो था, मुरादाबाद की जो आबादी थी वो अनुपात 2011 में गड़बड़ा गया था। एक जिले में गड़बड़ाता है तो फिर पूरी सूची कैसे होती है वो मैंने आपको कुछ सामने रखा। गाजियाबाद आपसे लगा हुआ है, गाजियाबाद की आबादी में भी यही हुआ है। उत्तराखंड का भी हमने बात किया। अब अगर हम इसकी रोकथाम की अगर बात करते हैं तो रोकथाम के उपायों पर हमें चर्चा करनी होगी। जी नेक्स्ट, इसमें एक त्रिआयामी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मैंने शेष विषय इसलिए विस्तार से रखा है कि असल में तो हम खतरे के लिए ही नहीं जाग पाते। हम जागें अपने क्लासरूम में बच्चों के लिए, अपने आसपास में परिवेश में, हम कम से कम तथ्यों को समझेंगे तो हम जागेंगे। उसके बाद कार्य योजना की बात आती है। जागेंगे तब तो हम कार्य योजना बनाएंगे जब हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में चोर घुस आया है, हम पर हमला हुआ है, हम पर आक्रमण हुआ है। अगर हम जागेंगे ही नहीं तो हम योजना कैसे बनाएंगे, किसे आवाज लगानी है, किसके साथ खड़ा रहना है, कैसे मिलकर उसको काबू करना है। अगर ये देखेंगे तो इसमें यह जो योजना है त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है। एक तो समाज के स्तर पर अभी क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो वो परिवार अकेला जूझ रहा होता है और उसके साथ खड़े होने वाले लोग नहीं होते। उपेक्षा भाव से देखना, किसी की बिटिया के साथ ऐसा हो गया, उनके परिवार में तो ऐसा होता है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, इतने से नहीं चलेगा, उस परिवार के साथ ऐसा हो कैसे गया, उसके लिए खड़े रहने की आवश्यकता है। परस्पर सहयोग करने वाली व्यवस्थाएं आपस में परिवार, और साथ ही इस्लाम और ईसाइयत और वामपंथ, जो तीनों मैंने कहा, इनके बारे में हमारी समझ जो है वो बुनियादी तौर पर, आधारभूत तौर पर पूरी होनी चाहिए। अभी अधूरी जानकारी में वो गंगा जमुनी विषय ही चलता रहता है सब जगह। और मैं तो एक चीज और कहता हूँ कि गंगा जमुनी जब आप कहते हैं तो गंगा में जमुना जी मिलती जरूर है, मगर आगे जो जाती हैं, जो यात्रा गंगा सागर में पूर्ण होती है वो गंगा जी ही जाती है, यमुना नहीं। विलीन होना होता है। यहाँ पर बिल्कुल पहचान अलग कर दी गई है। भारतीय समाज को उसकी मूल पहचान से काटना और उसमें आपस को सहयोग को खत्म करना। सरकार के सहयोग वाली जो बात है, सरकार के स्तर पर उमर गौतम वाला जो मामला था, तब जब जांच हुई तो पता चला बाल कल्याण मंत्रालय जो है, विभाग है, उसका एक कर्मचारी सक्रिय था। 50 लाख से ज्यादा लेन देन, 50 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन हुए और वो तंत्र की पकड़ में नहीं आए। अब जांच उस सब की हो रही है। इसमें काम कैसे किया जा सकता है? तीसरा, सरकार के स्तर पर व्यवस्था सहयोग नहीं देती, पुलिस थाना सहयोग नहीं देता। परिवार को तो हमने छोड़ ही दिया, पुलिस थाने के स्तर पर हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और जब राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति को भी चोट लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम वो जो बनाया गया है, वो उसमें कन्वर्जन के मामले में 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता और ये गैर जमानती है। ये जो मैं बिंदु जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, इनकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा हमारे समाज में होनी चाहिए। अभी हम शायद इस बिल को जानते ही नहीं है कि एक ऐसा प्रावधान एक मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश ने रखा है। हमारे समाज में इसका आग्रह बढ़ना चाहिए सरकारों के साथ कि हमें ऐसा बिल चाहिए। और जब विवाह के जरिए एक दूसरे का कन्वर्जन करना, ये भी कठोर अपराध की श्रेणी में होगा, ये भी गैर जमानती है। और सामूहिक धर्म परिवर्तन का अगर कोई मामला होता है तो इसमें जो सामाजिक संगठन शामिल हैं उनका पंजीकरण निरस्त करने का प्रावधान है। तो अगर हम सोचते हैं वो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जब हमारी जानकारी में ये बिंदु रहते हैं तो इन बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए पुलिस पर दबाव बना सकते हैं, स्थानीय स्तर पर इन बिंदुओं पर पेशकारी कर सकते हैं, वकील जोड़ सकते हैं उनके साथ में। और अगर इसमें अध्यादेश का उल्लंघन होता है
तो चाहे व्यक्ति है, ये संस्था है, संगठन है, उसके विरुद्ध भी सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नहीं है, एनजीओ है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, उस पर भी शेष कार्रवाई हो सकती है। अगर कन्वर्जन में जो जो कन्वर्जन हुआ, ये जो रिपोर्ट है, इसमें साक्ष्य देने का यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है कि ऐसा हुआ है, तो ये सिद्ध करना ये भी उसके ऊपर है जिसके ऊपर आरोप लगाए। यानी बहुत पावरफुल कानून है ये कि अगर आपने बोल दिया तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये बर्डन उसके ऊपर है। इसमें चाहे जबरदस्ती कपटपूर्वक विवाह की बात हो, कन्वर्जन की बात हो, आरोपित को ही ये बर्डन है, जिसने आरोप लगाया है उसके ऊपर ये बर्डन नहीं है। ये बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा ये उत्तर प्रदेश ने राह दिखाई है इसमें। और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, यानी ये संज्ञेय अपराध का मतलब गैर जमानती है, इसमें अंदर जाएगा ही जाएगा व्यक्ति, उसके बाद वो आगे जेल होगी, उसके बीच में मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होगी जिसमें साक्ष्य रखने का मामला, दायित्व और पेशकारी उनको करनी होगी। फर्स्ट रेट मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ये मामला होता है। और अगर किसी लड़की को कन्वर्ट किया है और विवाह के लिए किया गया है तो विवाह उसका शून्य घोषित किया जाएगा, यानी कि विवाह वो शादी रद्द हो जाएगी। वो जो निकाह उन्होंने किया है, निकाहनामा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। और पीड़ित या पीड़िता के अलावा ये ऐसा नहीं है कि एक को बरगला लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, लड़की राजी है, तो ऐसा नहीं है। उसके माता पिता, भाई बहन या जो भी ब्लड रिलेशन में रक्त संबंधी है, वो इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो एक बहुत जब संवेदनशील व्यवस्था आती है तो न्यायिक रास्ते भी उसमें खुलते हैं। और संवेदनशील व्यवस्था की बात करूं तो एक कन्वर्जन पर भी उन्होंने किया है। आर्थिक तंत्र को, लव जिहाद को, बाकी सब चीजों को प्रमोट करने के लिए कत्ल खाने जो चलते थे, बूचड़ खाने चलते थे, यांत्रिक कत्ल खानों को भी बंद कराया। मतलब एक तरफ से नहीं, कई तरफ से आपको काम करना पड़ता है। वो विषयांतर होगा इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये सारा काम वहां पर हुआ है। फिर न्यायालय के माध्यम से, जैसे हमारा अधिवक्ता परिषद है या हमारे जानकार जो अधिवक्ता हैं, ऐसे मामलों में हम परिवार की मदद के लिए कैसे खड़े रह सकते हैं, अच्छे से अच्छा वकील कैसे कर सकते हैं, आपसी संपर्क से और परिचय और संपर्क कैसे निकाले जा सकते हैं, ये सारी चीजें यदि हम करते हैं तो मुझे लगता है कि चुनौती तो बड़ी है, परंतु उससे लड़ने के रास्ते भी एक नहीं अनेक रास्ते हमारे सामने खुले हुए हैं। बस हमारी समझ की और आपसी तालमेल की एक आवश्यकता है। जिस दिन ये तालमेल होगा तो ऐसी बड़ी चोट लगेगी जैसा अभी एक नेटवर्क के ध्वस्त होने में हुआ। उत्तर प्रदेश में कार्य योजना बनी, अन्य राज्य भी इसके लिए, असम जैसे राज्य भी इसके लिए एक मनोभूमि बना रहे हैं। और उसके शेष विषयों की चर्चा फिर कभी करेंगे। आज काफी समय लिया है। इतना विषय रखकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। शेष बंधुओं को, भगिनियों को यदि कुछ इसमें साझा करना हो, सुझाव देने हो, प्रश्न हो, तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अति उत्तम व्याख्यान। आपने अपने विषय को इतना विस्तार दिया और हम सभी की समस्याएं तो बहुत होंगी, सभी को पूछने का बहुत मन कर रहा होगा, पर समय की सीमा है। तो हम किसी दिन फिर आपको बुलाएंगे और उसे में प्रश्नोत्तरी रखेंगे अवश्य। हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा आपका व्याख्यान। आपने शुरुआत से लेके कन्वर्जन की जितनी भी समस्याएं हैं और उन्हें किस तरह से हमें दूर किया जाना चाहिए वो बताया। पर एक मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि शायद अगर हम सब अपने अपने संस्कारों को मजबूत करें तो ये कन्वर्जन जाने की या करने की नौबत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारे आज के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। मुकेश अग्रवाल जी। धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी। जी धन्यवाद। माननीय हितेश शंकर जी, अजय जी, बाकी सभी पदाधिकारीगण और बहनों भाइयों, मुझे एक तो ये बात कहनी कि मेरे परिचय में थोड़ा सा दुबे जी ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर हूं, तो वो मैं नहीं हूं, वो दूसरे मुकेश अग्रवाल हैं जो एडवोकेट हैं। अच्छा अच्छा सॉरी सर, सॉरी। नहीं, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था सुनने में। अच्छा, हाँ, हमें किसी ने नहीं बताया था। हाँ, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हितेश शंकर जी के व्याख्यान के बाद
मुझे लग रहा है कि विषय पर तो कम से कम बोलने का कोई अवसर है नहीं। इतनी विस्तार से, इतनी शोधपूर्ण बात आपने, हालांकि आपने कहा कि चलते चलते थोड़ा सा ऐसे ही लिख लिया, लेकिन इतना शोधपरक आपका व्याख्यान था कि मुझे लगता है कि हम सबकी जानकारी में बहुत अधिक वृद्धि हुई, और हम सब निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि आपका व्याख्यान हमें सुनने का मौका मिला, और आप बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया। बात ज्यादातर जो रही वो जो मुस्लिम के लिए जो कन्वर्जन वाली बात है, वो बात हमारे बीच में ज्यादा आई। हम ईसाइयों वाला मामला भी बीच बीच में आपने लिया। सच बात यही है कि देखिए, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, या जैसे आपने कहा कि हमारा तो इस प्रकार का कोई धर्म जो है वो बाकियों के धर्मों से अलग है, तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार की कोई संकल्पना रही नहीं धर्म परिवर्तन वाली, इसलिए धर्म परिवर्तन कराने का काम हमेशा वही लोग करते रहे। और जब से मुस्लिम इस देश में आए, तब से ही उन्होंने, जैसे पूरे विश्व में किया ऐसे भारत में किया, कि तलवार के बल पर और सिर्फ उसके बाद लोभ के बल पर, लालच के बल पर, विवाह के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से, जैसे भी उनसे बन पड़ा, हर प्रकार से उन्होंने ये कन्वर्जन का काम किया। ईसाइयों ने खास तौर से सेवा कार्य, जैसा आपने भी संकेत किया कि सेवा कार्य के माध्यम से इस प्रकार के जो गतिविधियां उनकी रही, उन्हें बढ़ावा दिया। और इन सब गतिविधियों का प्रारंभ से ही, ऐसा नहीं है कि अब ये बात आई है, लेकिन प्रारंभ से ही थोड़ा विरोध भी रहा है। गांधी जी को मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो गांधी जी ने भी ये कहा है कि भाई सेवा कार्य के माध्यम से, मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी को ठीक कर देता है, किसी मरीज को ठीक कर देता है, तो वो अब ये उम्मीद भी करे कि वो व्यक्ति उसके धर्म से जुड़ जाएगा। इस प्रकार की सोच ही गलत है। और हम जानते हैं कि ईसाइयों ने तो इस प्रकार के कई काम किए हैं। यहाँ बाकायदा, मुझे अगर ध्यान है सही, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी वो कई प्रकार के, कि यहाँ पर कोई एक उनके सेंट आएंगे और वो सबकी बीमारियां ठीक कर देंगे, इस प्रकार की कई चीजें उन्होंने चलाई हैं। ये स्कूल्स के माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से, इस प्रकार की कई चीजें हैं जिसके माध्यम से वो सेवा कार्य दिखाते हुए और इस प्रकार की गतिविधियों को अपनी बढ़ाते रहते हैं। मुस्लिम्स के बारे में तो यही है कि जितना भी संभव हो ये इनके इन प्रकार हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विदेशों से इतनी फंडिंग हो रही है, और उस फंड का सहारा लेकर ये लोग भारत को, और भारत को ही नहीं, विश्व में जहां जहां भी इनका वश चलता है, वहां वहां ये कन्वर्जन का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एक दो चीजें मैं संकेत करूंगा, जो आपने बातचीत की है उसी से मैं थोड़ा सा संकेत ले रहा हूं, कि इसके जब समाधान की चर्चा करते हैं तो उसमें आपने कहा कि भाई एक परस्पर सहयोग की बात आपने उठाई, बहुत अच्छी बात है। मैं, क्योंकि अभी कश्मीर में सिख कन्याओं के कन्वर्जन का मामला भी आया, और उससे पहले जब ये मामला आया तो सिख धर्म के जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने बड़ा इस पर विरोध भी किया, और वो कन्याएं किस प्रकार से वापस अपने धर्म में आए, इसके लिए भी प्रयास हुए। लेकिन जब जब ये हिंदुओं के साथ, ये लव जिहाद के माध्यम से हिंदू कन्याओं का, या यौन शोषण के माध्यम से हिंदू कन्याओं का होता है, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज एक साथ खड़ा नहीं होता। वो जो सहयोग की बात आपने की, वो सहयोग अगर हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो कन्वर्जन वाला मामला है, इसको कहीं ना कहीं तो हम थोड़ा बहुत चेक कर पाएंगे। तो ये अगर इस प्रकार की बातें रहती, तो निश्चित रूप से आपका बहुत सही बिंदु आपने उठाया है कि हम जन सहयोग के माध्यम से इसको, इस समस्या का हल थोड़ा सा कर सकते हैं। ऐसे ही एक चीज की ओर मैं थोड़ा संकेत करना चाहूंगा कि जिनका कन्वर्जन हो गया, उनकी घर वापसी, ये संघ में भी ये विषय आता है। लेकिन हम देखें तो हमारे यहां कहिए कि 18वीं शताब्दी के आसपास तो खास तौर से इतनी रिजिडिटी थी कि घर वापसी का कोई स्कोप नहीं था। मतलब शायद जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह संकेत किया है कि कश्मीर में लंबे समय तक हिंदुओं को मुस्लिम कन्वर्ट किया जाता रहा, लेकिन उन लोगों ने अपने जो रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा। वो हिंदू रीति रिवाजों का ही एक प्रकार से पालन करते रहे, और जब वहां पर उनको ये महसूस हुआ
कि भाई इन लोगों को वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, तो वहां के राजा ने वाराणसी के पंडितों से ये बात की कि भाई किस प्रकार से इनकी घर वापसी हो। लेकिन उन लोगों ने उनकी घर वापसी कराने से मना कर दिया कि ये प्रावधान नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक और तो वो लोग हैं जो जबरदस्ती, आपने कहा कि मूक बधिर हैं, लड़कियां हैं, जैसे भी उनको लगता है, जो भी हमारा एक तरह से कमजोर पक्ष हो सकता है, उस कमजोर पक्ष के ऊपर वो आक्रमण करते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और इस तरह से दुनिया में पता नहीं कितने देश उन्होंने मुस्लिम धर्म के खड़े कर दिए। और जहां जहां हिंदू थे, जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया, सब जगह जितनी तेजी के साथ हम घट रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक विचार की बात है। तो हमें भी, अगर अब जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज इस दृष्टि से घर वापसी वाला मामला जो है उसको वो थोड़ा सीरियसली लेते हैं, और अगर कोई इस प्रकार की बात करे तो उसको करते भी हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार की स्थितियां आई हैं, लेकिन इस चीज को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ये ईसाई धर्म में परिवर्तन की जो बात है, ये अभी मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाया है कि अब ये इसमें आंध्र प्रदेश में जब से जगनमोहन रेड्डी की सरकार आई है, तब से ईसाई धर्म में कन्वर्जन खूब हो रहा है। उन्होंने थोड़ा कई तरह के जिक्र किए, उसमें एक राजनीतिक पक्ष भी उसका हो सकता है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि जहां जहां इनको अवसर मिलता है वहां वहां अपने वोट के चक्कर में या किसी भी कारण से उस प्रकार का कन्वर्जन होता है। उन्होंने तो ये कहा कि भी पादरियों को 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, तो वो तो हम अपने यहाँ देखते हैं, दिल्ली में भी जो मौलवी हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो इस प्रकार के लालच सरकार की तरफ से भी चलते हैं, इन सब किस प्रकार से चेक किया जा सकता है, इस सबको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक आपने जिक्र किया कि भाई जब कन्वर्जन की बात आती है और मान लीजिए पुलिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा अल्पसंख्यकों को कहीं कोई ऐतराज हो सकता है, कहीं कोई उनको ये लग सकता है, इसलिए उस मामले को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं। मैं तो अपने यहाँ मीडिया का आपने जिक्र किया, मैं मीडिया का उदाहरण आपको देता हूं। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एनडीटीवी में एक स्टोरी उन्होंने कवर की है, और उस स्टोरी में क्या है कि एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है और अपना धर्म वो लड़की नहीं बदलती, हिंदू ही रहती है। 5-7 साल के बाद वह लड़का हिंदू बनने के लिए तैयार है और वो हिंदू धर्म में आ जाता है। वो लड़का बाकायदा ये कह रहा है कि मैं इतने साल मैंने इस हिंदू लड़की से विवाह किया और उसके बाद इसको देखकर मैं ये धर्म परिवर्तन अपना कर रहा हूं, और मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। तो एनडीटीवी को इस बात पर ऐतराज है कि ऐसा क्यों हुआ, और जब ये लड़का पुलिस में जाता है तो पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये तो हमारे मीडिया की स्थिति है। ऐसे चैनल जो हैं वो कहां हमारी सोसाइटी को ले जा रहे हैं, समाज को ले जा रहे हैं, ये जरूर हमारे लिए विचार का विषय है। तो मैं ज्यादा इस विषय पर अधिकारी विद्वान नहीं हूं, आपने सारी बातें रखी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातें रखी हैं, तो मुझे लगता है कि उससे हमने बहुत कुछ लिया होगा। मुझे 5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया था, हो सकता है 5 के थोड़ा सा 1 आध मिनट मैंने ज्यादा लिया हो आपका, लेकिन आपने मुझे यहाँ अपनी बात साझा करने का मौका दिया, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अभिषेक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अभिषेक जी साहित्य समूह सह प्रमुख हैं और सत्यवती कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। आपका वेब मंच पर स्वागत है। अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की तरफ से आप सभी विद्वत जनों को इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी का हिस्सा बने।
और उन्होंने अपने अनुभव और विचार हम लोगों से साझा किए। उन्होंने धार्मिक आयामों से हमें परिचित कराया एवं तमाम ऐतिहासिक बिंदुओं के साथ साथ उन्होंने समसामयिक बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। मैं विशेष धन्यवाद हितेश शंकर जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने कन्वर्जन जैसे मुद्दे पर अपने सारगर्भित विचारों को हमसे साझा किया। उन्होंने अपनी बातों को हमारे समक्ष रखा और इस क्रम में उन्होंने बताया कि कैसे षड्यंत्रकारी व्यवस्था का निर्माण हमारे इर्द गिर्द किया जा रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मार्क्सवाद कैसे धर्म को जटिल बनाती है, वामपंथी विचारधारा ने किस तरीके से हमारे धार्मिक विचारों को मैनिपुलेट करने का काम किया है। इसके साथ साथ हितेश शंकर जी ने यह भी बताया कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर कैसे नैरेशंस गढ़े गए हैं। उन्होंने यूरोपीय उदाहरणों से भी हमें परिचित कराया और उसके साथ साथ हमें इस समस्या का समाधान करने हेतु कुछ सुझाव भी दिए। अंत में मैं अपने वरिष्ठ विद्वज्जनों और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संरक्षकों माननीय अजय जी भाई साहब, आर.एन. दुबे जी, विवेक जी भाई साहब, ललित पराशर जी भाई साहब एवं उसके साथ साथ डॉक्टर मालती मैम एवं इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अन्य विद्वज्जनों को सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर सुमित सिंह को, जो कि संत तुकोजी, राष्ट्रीय संत तुकोजी महाराष्ट्र नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके साथ साथ हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा डॉक्टर रितिका जी का, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। और कार्यक्रम आज बहुत ही उत्तम रहा, उत्तम व्याख्यान। फिर अभी हम कार्यक्रम के समापन के लिए कल्याण मंत्र की ओर बढ़ते हैं और कल्याण मंत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रोमा जी, खुलना जी और मधु जी को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को